चैप्टर 16 सक्सेस की ओर कदम बढ़ाना। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आपको जो सीखने या करने की आवश्यकता है उस पर फोकस रखने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बस एक मेंटल टेक्निक है। ऐसे समय आएंगे जब आपके पास आउटर कंडीशन के रिलेटिव इफेक्टिव ढंग से कार्य करने के लिए रिसोर्स नहीं होंगे। अन्य समय में आपके पास मौजूद रिसोर्सेज कंडीशन और आपके गोल्स दोनों के साथ कन्फ्लिक्ट में होंगे। इसलिए अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आपको अडेप्ट करने की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, आपको इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के तरीकों को बदलने की आवश्यकता होगी। अपने बिहेवियर को बदलने के लिए और आप इन्वायरमेंट को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं उसे बदलने के लिए आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा। अपना पर्सपेक्टिव बदलने के लिए आपको उन मेंटल कंपोनेंट्स को बदलना होगा जो एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन के बारे में आपकी परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। ध्यान रखें कि मार्केट जो करता है उसे आप फिजिकल रूप से कंट्रोल नहीं कर सकते। आप केवल उन लोगों के साथ हायर लेवल की रियलिटी शेयर करने में मार्केट के बारे में अपनी परसेप्शन को कंट्रोल करना सीख सकते हैं जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं या पार्टिसिपेंट करने की एबिलिटी रखते हैं। एक ट्रेडर के रूप में आप जितना अधिक सोफिस्टिकेटेड होंगे उतना ही अधिक आपको एहसास होगा कि ट्रेड पूरी तरह से मेंटल है। यह मार्केट के अपोजिट नहीं है, बल्कि आप ही इसके अपोजिट होते हैं। मार्केट बनाने में पार्टिसिपेंट करने वाले अन्य सभी ट्रेडर्स आपको फ्यूचर के बारे में अपने डिफरेंट बिलीफ्स से पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। यदि लोग किसी पार्टिकुलर कमोडिटी या स्टॉक के फ्यूचर के प्राइस के बारे में डिसएग्री नहीं है, तो उन्हें या तो हाई प्राइस की बिड लगाने या लो प्राइस का ऑफर करने के लिए कंपेल करने वाली कोई बात नहीं होगी और इन बदलावों से प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी समाप्त हो जाएगी। इसलिए मार्केट केवल इंडिविजुअली ट्रेडर को अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। वे उस डेटा का सिलेक्शन नहीं करते हैं जिस पर आप अपना फोकस करते हैं, और वे निश्चित रूप से आपके द्वारा देखे गए डेटा को इंटरप्रेट नहीं करते हैं। न ही मार्केट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसे आप समझ नहीं पाते, क्योंकि आपने अभी तक डिफरेंशिएट करना नहीं सीखा है। वे यह भी नहीं चुनते कि आप कब ट्रेड करते हैं, आप कितने समय तक उसमें बने रहते हैं, कब बाहर निकलते हैं, या आप कितने कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करते हैं। प्रत्येक इंडिविजुअली ट्रेडर इस पिकिंग एंड चूजिंग प्रोसेस और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले डिसीजंस के आधार पर मार्केट का अपना एक्सपीरियंस बनाता है। यदि आप इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो इम्प्लीकेशन यह है कि आपके पास अपने अनसेटिस्फाइंग रिजल्ट्स के लिए मार्केट को ब्लेम करने के लिए कोई वैलिडेट कारण नहीं होगा। मार्केट का आप पर कुछ भी बकाया नहीं है, भले ही आप सक्सेस होने के लिए कितनी भी मेहनत करें, क्योंकि पार्टिसिपेंट करने वाला हर दूसरा ट्रेडर आपका पैसा छीनने के लिए ऐसा कर रहा है। आप जो कुछ भी अंत में पाते हैं उसके लिए आप और केवल आप ही पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। जितनी जल्दी आप इस जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे तो यह पहचानना उतना ही आसान होगा कि मार्केट के साथ अधिक सक्सेसफुली इंटरेक्ट करने के लिए आपको कौन से स्किल सीखने की जरूरत है। यहाँ तक कि अगर आप जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार मेंटल कंपोनेंट्स की पहचान नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम यह मानकर कि आप जिम्मेदार हैं, आप इसका पता लगाने के लिए खुद को ओपन कर रहे होंगे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको बिना किसी डर के ट्रेड करना होगा। जैसा कि आप पहले ही सीख चुके हैं कि जब आप डर को खुद को लिमिटेड करने के लिए एक रिसोर्स के रूप में उपयोग करते हैं, तो आप वही कंडीशन पैदा करेंगे जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, या इसे दूसरे तरीके से कहें तो आप अपने डर का एक्सपीरियंस करेंगे। आप कुछ भी नया नहीं सीख सकते, क्योंकि डर आपको अपने इंडिविजुअली पास्ट से नाउ एनवायरमेंट को समझने के लिए फोर्स करेगा। आप उस पास्ट का एक्सपीरियंस करेंगे, भले ही उस पल में एनवायरमेंट आपको कितने भी अवसर प्रदान कर रहा हो। जब तक आप अपनी हिस्ट्री नहीं बदलते, तब तक आपकी इंडिविजुअली हिस्ट्री खुद को दोहराती रहेगी। तब तक यह आपको कुछ नया सीखने और एक्सपीरियंस करने की अनुमति नहीं देगा। अपने डर से परे डेवलप होना भी मार्केट के बिहेवियर की भविष्यवाणी करना सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। ट्रेडर जितने अधिक भयभीत होते हैं, उन्हें लगता है कि उनके पास ऑप्शन उतने ही कम अवेलेबल है और उनके बिहेवियर की भविष्यवाणी करना उतना ही आसान है। आप इसे दूसरों में स्पष्ट रूप से पहचानने में सक्षम होंगे जब आप स्वयं को पहचानेंगे और उस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे जहां आप डर के साथ ट्रेड करते हैं। हालांकि आपको खुद को
लिमिटेड रखने के लिए कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी ताकि आप लापरवाह न हो जाएं। यदि लोगों को कोई डर फील नहीं होता है तो लापरवाह हो जाना ठीक वैसी ही टेंडेंसी है, खासकर यदि रोमांचकारी रिजल्ट की पॉसिबिलिटी हो तब, जैसा कि ट्रेड में आमतौर पर होता रहता है। आपको स्वयं को लिमिटेड करने के लिए जिस रिसोर्स की आवश्यकता है वह है सेल्फ ट्रस्ट। जब आप ट्रेड करने के लिए रूल्स और गाइड्स का एक सेट एस्टेब्लिश करेंगे तो आपको सेल्फ ट्रस्ट प्राप्त होगा और आपको पता चलेगा कि आप हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के उन रूल्स का पालन करेंगे। एक बार जब आप खुद पर भरोसा कर लेते हैं तो आप हमेशा वही करेंगे जो करने की जरूरत है, तो डरने की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि सही रिएक्शन देने में आपकी इनेबिलिटी के परिणाम स्वरूप मार्केट आपके साथ कुछ भी गलत करने में सक्षम नहीं होंगे। नतीजन, डरने की कोई बात नहीं होने पर आप मार्केट को डिस्टॉर्शन से मुक्त होकर देखने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन की कुछ कैटेगरीज से बचने की कोई आवश्यकता नहीं होगी कि वह इंफॉर्मेशन आपको कैसा फील कराएगी। आपके पास इंफॉर्मेशन से बचने या उसे डिस्टॉर्टेड करने का जितना कम कारण होगा, उतना ही अधिक आप मार्केट के नेचर के बारे में जानने के लिए खुद को अवेलेबल कराएंगे। जितना अधिक आप सीखेंगे, यह अनुमान लगाना उतना ही आसान होगा कि मार्केट आगे क्या करने जा रही है। यदि आप सटीक रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा, तो अपने आप को अधिक से अधिक पैसा देना उतना ही आसान होगा। आपके लिए यह समझना उतना ही महत्वपूर्ण है कि मार्केट के बिहेवियर के बारे में ये नई इनसाइट स्टेप्स में आएंगी जैसे जैसे आप खुद पर अधिक से अधिक भरोसा करना सीखेंगे। यहाँ कोई जल्दी अमीर बनो प्लान ऑफर नहीं किया जा रहा है। इस फैक्ट की वैलिडिटी के लिए अमीर बनने से लेकर अमीर बनने तक की पर्याप्त कहानियां हैं कि जल्दी अमीर बनना किसी भी तरह से काम नहीं करता है। यदि आपके पास इसे बनाए रखने का स्किल नहीं है तो जल्दी अमीर बनना केवल बहुत अधिक चिंता और निराशा का कारण बन सकता है। बहुत सारा पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है अगर आप एक ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक करने के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है जो सब कुछ वापस या और भी बहुत कुछ दे सकती है। एक बार जब आप एक फॉर्चून बना लेते हैं और उसे वापस खो देते हैं तो उसे वापस पाने के लिए आपको जो साइकोलॉजिकल काम करना होगा वह उस काम की तुलना में बहुत बड़ा है जो खुद को इसे खोने से बचाने के लिए आवश्यक है। एक ट्रेडर के रूप में पैसा कमाने के बजाय यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा अपने रूल्स का पालन करेंगे, क्योंकि आप जो भी पैसा कमाते हैं, यदि आप अपने रूल्स का पालन नहीं करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से उसे मार्केट में वापस खो देंगे। आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि जैसे जैसे आपकी समझ और इनसाइट डेवलप होंगी, आपके नियम बदल जाएंगे। बहुत से लोग ट्रेडिंग नियम इस्टेब्लिश करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि एक बार नियम बन जाने के बाद उन्हें बदला नहीं जा सकता। कोई भी एक्सरसाइज जो मार्क आपको बताते हैं या कोई नियम जो आप अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को डायरेक्ट करने के लिए चुनते हैं, वह केवल अस्थायी होता है। वे आपको डेवलपमेंट के कुछ फंडामेंटल स्टेप्स से आगे ले जाने की विधियां और टेक्निक्स हैं, ताकि आप स्वयं उनकी वैल्यू को पहचान सकें कि और ज्यादा सक्सेस होने के लिए आपको आगे क्या करने की आवश्यकता है। वास्तव में एक निश्चित नियम या एक्सरसाइज से आगे बढ़ने और अगली चुनौती के लिए अपनी तत्परता निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक अच्छा नियम यह मान्यता है कि आप जो सीखने के लिए निर्धारित करते हैं उसे इतनी अच्छी तरह से कर सकते हैं कि यह दूसरी नेचर बन जाती है। अन्यथा इस पर तब तक काम करते रहें जब तक आपको इसके बारे में और अधिक सोचना न पड़े। स्टेप 1, आपको जो सीखने की आवश्यकता है उस पर फोकस्ड रहें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपने पर्सपेक्टिव या अपने ट्रेड का फोकस बदलने की आवश्यकता हो सकती है जब तक आपका फोकस पैसा कमाने पर रहा होगा। यदि ऐसा है तो आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा कि मुझे क्या सीखने की आवश्यकता है या मुझे अधिक सफलतापूर्वक इंटरेक्ट करने के लिए खुद को कैसे अडेप्ट करना होगा। आपको अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए स्टेप्स में महारत हासिल करने पर फोकस्ड रहने की आवश्यकता है, न कि लास्ट रिजल्ट पर। यह जानते हुए कि लास्ट रिजल्ट पैसा आप जो जानते हैं उसका बाई प्रोडक्ट होगा और आप जो जानते हैं उस पर आप कितनी अच्छी तरह कार्य कर सकते हैं। पैसे पर फोकस करने और आपको क्या सीखने की जरूरत है, इसकी पहचान करने की एक्सरसाइज के रूप में अपने ट्रेड का उपयोग करने पर फोकस करने के बीच एक जबरदस्त अंतर है।
पहला आपको इस बात पर फोकस रहने के लिए प्रेरित करेगा कि मार्केट आपको क्या दे रही है या आपसे क्या छीन रही है। दूसरा पर्सपेक्टिव आपको अपना फोकस खुद को पैसा देने की एबिलिटी पर फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। पहले पर्सपेक्टिव में आप अपने लिए कुछ करने की कुछ जिम्मेदारी मार्केट पर डाल रहे हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से आप सारी जिम्मेदारी लेते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि प्रत्येक क्षण आपके डेवलपमेंट के लेवल का सटीक रिफ्लेक्शन है। यदि आप प्रत्येक क्षण को एक मिस्टेक के रूप में देखते हैं कि चीजें आपकी इच्छा अनुसार या एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होती हैं, तो आप आमतौर पर हर पल के भीतर निहित अपने बारे में इनसाइट से खुद को अलग कर लेंगे। इस इंफॉर्मेशन से हम खुद को दूर कर लेंगे। इसका कारण यह है कि हम आमतौर पर गलतियों को दर्द से जोड़ते हैं। हम सहज रूप से दर्द से बचेंगे और ऐसा करने से फ्यूचर में इसी तरह की कंडीशन में अधिक इफेक्टिव ढंग से इंटरैक्ट करने के लिए हमें अपने बारे में जो जानने की जरूरत है उससे भी बचेंगे। दर्द और गलतियों के डर से परे डेवलप होने के लिए अपनी गलतियों को हल करना होगा। यह एक बड़ा काम हो सकता है और आप इस समय इससे निपटना नहीं चाहेंगे, तो आपको अपने सभी ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस को रखने के लिए एक कोरोलरी स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता होगी। इस फ्रेमवर्क को इस तरह से डिफाइन करने की आवश्यकता है कि सभी एक्सपीरियंस वैलिडेट हो और उनका अर्थ हो, और इस तरह मिस्टेक्स मौजूद नहीं है, वे बस रास्ता दिखाते हैं। हम फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में आपको छूटे हुए अवसर की अपनी डेफिनेशन को बदलने की भी आवश्यकता हो सकती है। किसी नुकसान को स्वीकार करने में इनेबिलिटी को छोड़कर ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूटी हुई अपॉर्चुनिटीज पर बिलीफ से अधिक साइकोलॉजिकल क्षति पहुंचाने की एबिलिटी रखता हो। छूटी हुई अपॉर्चुनिटी ऐसे ट्रेड हैं जो हमेशा पूरी तरह से सक्सेस होते, क्योंकि वे केवल आपके दिमाग में आते हैं, जहां हम किसी भी चीज को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। निसंदेह हमने बिना किसी दोष के बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन दी होगी जैसी शर्तें थी। समस्या यह है कि हमने ऐसा नहीं किया और इसके परिणाम स्वरूप हमें जो हानि फील हुई उसकी भरपाई करना कठिन है। इसलिए छूटी हुई अपॉर्चुनिटीज वाले ट्रेड उन ट्रेडों की तुलना में अधिक चिंता और तनाव पैदा करने की एबिलिटी रखते हैं जो हम वास्तव में करते हैं और अंततः लॉस में चले जाते हैं। एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी चूक जाने से बुरा कुछ नहीं होता है। हालांकि यदि आप कर सकते थे तो आपने किया होता। यह इतना ही आसान है। जितनी जल्दी आप इसे स्वीकार कर लेंगे उतनी ही जल्दी आप इन छूटी हुई अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद को कोसने के बजाय उनका लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा वास्तव में चूकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मार्केट लगातार मूवमेंट में है और यह तब तक जारी रहेगी जब तक हर कोई प्राइस पर एग्री नहीं हो जाता। जब तक प्राइस बदलती रहेगी हमेशा एक और अपॉर्चुनिटी उपलब्ध रहेगी। जब आप इस पर्सपेक्टिव से ट्रेड करना शुरू करते हैं कि मिस्टेक्स मौजूद नहीं है, तो आप उस स्वतंत्रता की सेंस से चकित हो जाएंगे जिसे आप अपने रिजल्ट्स को उस पल में आप कौन है के रिफ्लेक्शन के रूप में स्वीकार करके डेवलप होने का एक्सपीरियंस करेंगे, जो तब आपको यह निर्धारित करने की अनुमति देता है क्या आपको बेहतर करना सीखना होगा। जब आप इस बिलीफ से एनर्जी मुक्त कर देते हैं कि कुछ भी चूकना संभव है, तो आप कुछ भी करने के लिए बाध्य फील नहीं करेंगे, जैसे बहुत जल्दी या बहुत देर से ट्रेड में शामिल होना। दूसरे शब्दों में, आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रहे होंगे जहां केवल एक ऑप्शन मौजूद था। आपको लगातार यह फोकस रखना होगा कि जिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स से आप पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वे पहले से ही इस बुक में दिए गए कई प्रिंसिपल्स को जानते हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं। वे ऑब्जेक्टिविटी के कंसेप्ट को समझते हैं। उन्होंने बिना किसी डर के ट्रेड करना सीख लिया है और वे अपने ट्रेड को ठीक से एग्जीक्यूट करना जानते हैं। इससे पहले कि आप मार्केट से लगातार पैसा निकालना शुरू करें, बजाय इसके कि मार्केट आपका पैसा ले ले, आपको ये स्किल भी सीखना होगा। इसलिए यहाँ मार्क का सुझाव है कि आप अपनी एजुकेशन के लिए ट्यूशन के रूप में ट्रेडिंग कैपिटल की एक निश्चित मात्रा अलग से निकाल कर रख लें। आप कितना अलग रखते हैं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको कितने स्किल सीखने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक ट्रेडर के रूप में अपनी एजुकेशन के प्रति कितने कमिटेड रहते हैं। भले ही आप वर्षों से ट्रेड कर रहे हैं और आप सक्सेसफुल हैं, लेकिन उतने सक्सेसफुल नहीं है जितना आप होना चाहते हैं।
कुछ आवश्यक स्किल सीखने के एक्सरसाइज के रूप में आप जिस पैसे का ट्रेड करेंगे उसे अलग रखना उस स्किल को सीखने के प्रति आपकी कमिटमेंट का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। आपकी कमिटमेंट जितनी मजबूत होगी, आप उतनी ही तेजी से सीखेंगे। स्टेप 2, डीलिंग विद लॉसेस। ट्रेडिंग रूल 1, प्री डिफाइन करें हर पॉसिबल ट्रेड में कितना नुकसान होगा। प्री डिफाइंड से मार्क का मतलब यह निर्धारित करना है कि मार्केट को कैसा दिखना या करना है, आपको यह बताने के लिए कि ट्रेड अब एक अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। कम से कम उस टाइम फ्रेम में एक अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसमें आप ट्रेड करते हैं। आज मार्केट में अपेक्षाकृत कम सक्सेस ट्रेडर्स ने इसे कठिन तरीके से किया। दूसरी ओर आपके पास इसे और अधिक आसानी से करने की अपॉर्चुनिटी है। इस स्किल को हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए काम पर 2 मेंटल कंपोनेंट होंगे। सबसे पहले आपकी समझ यह है कि नुकसान की पॉसिबिलिटी का सामना करना इतना आवश्यक क्यों है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भय उत्पन्न करेंगे और अंततः वही एक्सपीरियंस पैदा करेंगे जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप वास्तव में इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो नुकसान से बचने के पुराने पर्सपेक्टिव से ट्रेड करना आपके लिए अस्वीकार्य हो जाएगा। दूसरा, खोने का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन बदलने की आपकी इच्छा। चैप्टर 14 में कुछ मेंटल एक्सरसाइजों का उपयोग करके आप एक ही स्थान पर पहुंचने के लिए अपना सब कुछ या विलिंगली अपना सब कुछ खोने के बजाय अपने विचारों का उपयोग करके इन डेफिनेशंस को बदल सकते हैं। यह वह जगह है जहां नुकसान एक व्यक्ति के रूप में मुझे कुछ भी कम नहीं करना है। जितनी जल्दी आप इस पर बिलीव करेंगे, खोने वाले ट्रेड को पहचानना और एग्जीक्यूट करना उतना ही आसान होगा। किसी खोने वाले ट्रेड के एग्जीक्यूशन को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का एक ऑटोमेटिक एक्ट बनाकर आप अपने आप को अगले अवसर का लाभ उठाने के लिए साइकोलॉजिकल रूप से अवेलेबल बनाते हैं, भले ही आप वह अवसर खोने वाले ट्रेड की उसी डायरेक्शन में हो जिससे आप अभी बाहर निकले हैं। ट्रेडिंग रूल 2, अपने लॉस वाले ट्रेडों को तुरंत एग्जीक्यूट करें जब तक उन्हें पता चले कि वे मौजूद हैं। जब नुकसान प्री डिफाइंड होते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के एग्जीक्यूट होते हैं तो विचार करने या जज करने के लिए कुछ भी नहीं होता है और परिणाम स्वरूप खुद को बुलाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। यदि आप अपने आप को कंसीडर करते हुए या जज करते हुए पाते हैं तो आप या तो प्री डिफाइंड नहीं करते हैं कि नुकसान क्या है, या आप परसेप्शन के तुरंत बाद उन पर अमल नहीं करते हैं। उस स्थिति में यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और यह लाभदायक साबित होता है तो यह वैसा ही होगा जैसा आपने आपको एक रॉन्ग बिहेवियर को मजबूत करना जो अनिवार्य रूप से इनेविटेबली का कारण बनेगा। या यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और नुकसान बढ़ जाता है तो आप दर्द का एक नेगेटिव साइकिल बना देंगे जो एक बार शुरू होने पर रुकना मुश्किल होगा। किसी नुकसान को हाथ से निकलने देने के बाद अगली मिस्टेक आमतौर पर अगला अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है, जो हमेशा एक जीतने वाला ट्रेड होता है, जिसके बाद हम उस अपॉर्चुनिटी को गवा देने के लिए खुद पर इतना क्रोधित हो जाते हैं कि हम खुद को कई अन्य ट्रेडिंग गलतियों के प्रति संवेदनशील बना देते हैं, जैसे कि एक ऐसा ट्रेड लेना जो किसी अन्य ट्रेडर से टिप लिया गया था, जो हमेशा नुकसानदायक होता है। आपके लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक बार जब आप अपने लॉस को कम करने के लिए खुद पर पूरा भरोसा कर लेते हैं तो आप अंततः उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां आपको इसे प्री डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी कि नुकसान क्या है। ऐसे ट्रेडर हैं जो ऑब्जेक्टिविटी और बिलीफ के इतने हाई लेवल तक पहुंच गए हैं कि वे किसी ट्रेड में शामिल हो सकते हैं और जान सकते हैं कि बिना अपने लिए इसे प्री डिफाइंड किए बिना इसमें कब नुकसान हो सकता है। उन्होंने मार्केट को इसमें शामिल पार्टिसिपेंट के ब्रॉडेस्ट विजडम और प्राइस मूवमेंट और समय के बीच विभिन्न रिलेशन के बारे में उनके नॉलेज के आधार पर इसे डिफाइन करने दिया। हालांकि वे मार्केट के नेचर के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसे सीखने में सक्षम थे। इसका कारण यह था कि उनका फोकस अधिक डिस्टोर्टेड इंफॉर्मेशन को शामिल करने के लिए ब्रॉडेस्ट हो गया, जिससे अधिक इनसाइट प्राप्त हुई। एक बार जब उन्होंने सीखा कि सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। ध्यान रखें कि डर ही वास्तव में एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें कुछ भी नया सीखने से रोकता है। यदि आप इस बात से डरते हैं कि आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जो आपके सर्वोत्तम हित में नहीं होता है,
तो आप मार्केट के बिहेवियर के नेचर के बारे में कुछ भी नया नहीं सीख सकते। अपने लॉस को प्री डिफाइंड और कम करके आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का सर्वोत्तम संभव तरीका सीखने के लिए स्वयं को अवेलेबल करा रहे हैं। स्टेप 3, केवल एक मार्केट बिहेवियर में एक्सपर्ट बनना। आमतौर पर हम में से अधिकांश लोग यह मानते हुए बड़े होते हैं कि जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम जितनी अधिक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एकत्र कर सकेंगे, हमारे डिसीजन उतने ही बेहतर होंगे। ट्रेडिंग के मामले में यह जरूरी नहीं कि यह सच हो, खासकर किसी के करियर के शुरुआती दौर में। अधिकांश मार्केट कंडीशंस में ऐसे ट्रेडर की संख्या समान होती है जिनमें खरीदने की टेंडेंसी होती है और जिनकी बेचने की टेंडेंसी होती है, या जिन्हें खरीदने की जरूरत होती है और वे चाहते हैं कि कोई इस लेनदेन के दूसरे साइड को ले ले, और इसके विपरीत भी। इस सभी ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए हर किसी के पास अपने कारण रैशनल होंगे, जिससे लगभग उतनी ही कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन पैदा होगी जितनी पार्टिसिपेशंस है। क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और क्योंकि उनमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, शुरुआती ट्रेडर को विशेष रूप से मार्केट की इंफॉर्मेशन के बारे में अपनी अवेयरनेस को लिमिटेड करने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वह खुद को एक्सपोज करने की अनुमति देता है। इनमें से ज्यादातर इंफॉर्मेशन सही नहीं है, यह सिर्फ कंफ्यूजन और ओवरलोड पैदा करती है, जिससे अंततः नुकसान होगा। आपको जितनी पॉसिबल हो उतनी छोटी शुरुआत करनी होगी और फिर धीरे धीरे अपने आप को अधिक से अधिक मात्रा में मार्केट की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की अनुमति देनी होगी। आप जो करना चाहते हैं वह केवल एक विशेष प्रकार के बिहेवियर पैटर्न का एक्सपर्ट बनना है, जो कुछ हद तक एक फ्रीक्वेंसी की डिग्री के साथ खुद को दोहराता है। एक एक्सपर्ट बनने के लिए एक सरल ट्रेडिंग सिस्टम चुनें, जो एक पैटर्न की पहचान करता है, जो एक मैथमेटिकल के बजाय मैकेनिकल है, ताकि आप मार्केट बिहेवियर के विजुअल रिप्रेजेंट के साथ काम कर सकें। आपका पर्पस सिस्टम के हर पहलू को, कंपोनेंट के बीच के सभी रिलेशन को और प्रॉफिटेबल ट्रेड क्रिएट करने की इसकी एबिलिटी को पूरी तरह से समझना है। इस बीच अन्य सभी पॉसिबिलिटीज और इन्फॉर्मेशन से बचना महत्वपूर्ण है। बिहेवियर के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से आप अपना फोकस केवल एक कॉम्बिनेशन तक लिमिटेड रखने जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप आप अन्य सभी अपॉर्चुनिटीज को जाने देंगे। छोटी शुरुआत करना और धीरे धीरे अन्य कॉम्बिनेशंस में काम करना अनुशासन का एक रियल एक्सरसाइज है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल प्रॉफिट है। सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस का आधार बना रहे होंगे, क्योंकि आप सीखेंगे कि आप वास्तव में सटीक असेसमेंट कर सकते हैं और यह भी कि आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी है। यह कॉन्फिडेंस हासिल करना बहुत आसान है यदि आप अपने आप को मार्केट की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज से अभिभूत नहीं करते हैं। दूसरा, अन्य अपॉर्चुनिटीज को छोड़कर जिनमें आप अभी तक एक्सपर्ट नहीं हैं, आप ट्रेड करने की किसी भी बाध्यकारी इच्छा से खुद को मुक्त कर लेंगे। कोई भी सम्मोहक बिहेवियर आमतौर पर किसी डर का रिजल्ट होता है। वह डर बदले में आपको कई अनुचित तरीकों से बिहेव करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि उन अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देने का विचार आपको परेशान कर रहा है जो आपके फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठते हैं, तो अपने आप से पूछें, इतनी जल्दी क्या है? यदि आप खुद को एक सक्सेसफुल ट्रेडर में बदलने की अपनी एबिलिटी पर भरोसा रखते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ सकता है कि आप अब एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दें? एक बार जब आप वैसा ट्रेडर बनना सीख जाते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं, तो आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। हालांकि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपका पर्पस अपने डेवलपमेंट का प्लान इस तरह से बनाना होना चाहिए कि आप फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल रूप से कम नुकसान पहुंचाएं। फिर आपके द्वारा एप्रोप्रिएट स्किल डेवलप करने के बाद मार्केट से पैसा निकालना उतना ही आसान हो सकता है जितना लगभग हर कोई मानता है कि यह ट्रेड शुरू करने से पहले था। दूसरी ओर, यदि आप खुद को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो एक ट्रेडर के रूप में पैसा एक्यूमुलेट करने से पहले आपको उस नुकसान को ठीक करना होगा। डैमेज हो जाने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप मार्केट के नेचर के बारे में कितना सीखते हैं या किसी अपॉर्चुनिटी को कितनी अच्छी तरह समझना सीखते हैं। ऐसे कई ट्रेडर हैं जो अंततः एक्सपर्ट मार्क एनालिस्ट बन जाते हैं, लेकिन ट्रेडर के रूप में एक भी पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि उन्होंने
अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआती दौर में खुद को जो नुकसान पहुंचाया था। इन कंडीशंस में क्या होता है कि एक ट्रेडर का पास्ट इतना भय पैदा कर देगा कि वह अपने ट्रेड को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, भले ही उसने भविष्यवाणी करना कितना भी अच्छी तरह से सीख लिया हो कि मार्केट आगे क्या करेगा, आगे क्या होने वाला है। यह जानने और इसके बारे में कुछ भी करने में सक्षम न होने से ज्यादा निराशा की कोई बात नहीं है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को समझने की एबिलिटी, आपके द्वारा किए जा सकने वाले डिस्टिंक्शन की क्वालिटी और किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की आपकी एबिलिटी के आधार पर एक दूसरे के ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं है। परसेप्शन और एग्जीक्यूशन अलग अलग स्किल है। यदि एग्जीक्यूशन को ब्लॉक करने वाले कोई मेंटल कंपोनेंट नहीं है तो वे मिलकर काम कर सकते हैं। अन्यथा जिसे आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, उसका लाभ उठाने के इंटेंट में कोई इनर सपोर्ट या उस तरह का इनर सपोर्ट नहीं हो सकता है जो आपके इंटेंट को ठीक से एग्जीक्यूट करने के लिए आवश्यक है। यदि किसी ट्रेड के ठीक एग्जीक्यूशन में ऑब्स्टेकल डालने वाली मेंटल ऑब्स्टेकल्स हैं, तो बेहतर अपॉर्चुनिटी को समझने का तरीका सीखने से समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इस एक्सरसाइज का पर्पस आपको यह सीखने में मदद करना है कि एक एक्सपर्ट कैसे बने और इसे करते समय हेल्दी कैसे रहें। और जब आप इनके साथ एक हो जाएंगे तो आपके पर्सपेक्टिव स्किल का अधिकतम लाभ उठाने के रास्ते में बहुत कम ऑब्स्टेकल होंगे। यदि आप पहले से ही कई मार्केट्स को देख रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं और आप सक्सेसफुल नहीं है या उतने सक्सेस नहीं है जितना आप चाहते हैं, तो मार्क का यह सुझाव है कि आप केवल एक या अधिक से अधिक 2 मार्केट्स तक ही लिमिटेड रहें। जब तक आप मार्केट की विशेषताओं को पूरी तरह से समझ न लें, तब तक एक्सपेंशन ना करें। स्टेप 4, किसी ट्रेडिंग सिस्टम को फ्लॉलेसली तरीके से एग्जीक्यूट करना सीखना। आपके ट्रेड का प्रॉपर एग्जीक्यूशन एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से पहले बेसिक कंपोनेंट्स में से एक है और शायद इसे सीखना सबसे कठिन है। मार्केट में किसी भी चीज की पहचान करना निश्चित रूप से बहुत आसान है, जो उस पर कार्य करने की तुलना में एक अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करती है। हालांकि बहुत अच्छे कारण है कि पहले से ही मेंटल ऑब्स्टेकल्स के रूप में पहचानी गई चीजों के अलावा किसी अन्य ट्रेडिंग सिग्नल पर कार्य करना इतना कठिन है। इन कारणों को समझने के लिए आपको ट्रेडिंग सिस्टम के नेचर को समझने की आवश्यकता है और वे मार्केट्स और खुद के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। अधिकांश अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम, टेक्निक्स या अदरवाइज लंबे समय तक मार्केट से लगातार पैसा ले लेंगी। इसमें से कई अच्छे सिस्टम वर्षों से जनता के बीच में अवेलेबल है और फिर भी जो संभव है और लगभग हर किसी का अंत क्या होता है, इसके बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है। ट्रेडिंग सिस्टम के साथ समस्या यह है कि वे मार्केट के बिहेवियर को लिमिटेड तरीकों से डिफाइन करते हैं, जबकि मार्केट अनलिमिटेड तरीकों से बिहेव कर सकती है। सिस्टम मैथमेटिकल या मैकेनिकली रूप से ह्यूमन बिहेवियर विशेषताओं में रिलेशंस को कम करके आगे क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी को कम कर देता है। वे संभव अरबों की तुलना में इन बिहेवियर विशेषताओं की केवल बहुत लिमिटेड संख्या को ही पकड़ सकते हैं। कोई भी पहचाना गया पैटर्न पास्ट में देखे जाने पर पैटर्न या रिश्ते की मूवमेंट के तरीके के रिलेशन में खुद को दोहरा सकता है या नहीं भी दोहरा सकता। इसलिए हम वास्तव में कभी नहीं जान पाते हैं कि यह वैलिडेट है या नहीं, जब तक कि यह वास्तव में स्वयं पूरा न हो जाए। यहाँ बड़ी साइकोलॉजिकल समस्या यह है कि लोगों को पॉसिबल रिजल्ट्स वाले अपॉर्चुनिटीज पर कार्य करने में कठिनाई होती है। अधिकांश लोग खुद को रिस्क लेने वाला समझना पसंद करते हैं, लेकिन वे वास्तव में कुछ मोमेंटरी सस्पेंस के साथ एक गारंटेड रिजल्ट चाहते हैं, ताकि उन्हें ऐसा फील हो जैसे कि रिजल्ट सस्पेंस में था। मोमेंटरी सस्पेंस हमारी लाइफ को अत्यधिक बोरिंग होने से बचाने के लिए आवश्यक थ्रिल फैक्टर जोड़ता है। जब बात बिल्कुल नीचे आती है तो कोई भी खोने के लिए ट्रेड नहीं करता है, कोई भी यह मानकर ट्रेड नहीं करता है कि वह हारने वाला है, और सभी सिस्टम्स में निश्चित रूप से खोने वाले ट्रेड का कुछ प्रतिशत होगा। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन है कि केवल वे लोग हारने वाले हैं जो भाग नहीं लेंगे। जैसा कि इस बुक को पढ़ने वाले आप में से अधिकांश लोग पहले से ही जानते हैं, अपने ट्रेडिंग सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश करना अत्यधिक डिप्रेशन में किया जाने वाला एक्सरसाइज है। कभी कभी सिस्टम आपको ऐसे तरीकों से ट्रेड करने के इंडिकेशन देगा जो आपके लॉजिक और रीजनिंग के बिल्कुल अपोजिट होगा।
कभी कभी सिस्टम आपके लॉजिक को कैंसिल कर देगा और सही होगा, और कभी कभी आप सिस्टम से सहमत होंगे और वह गलत होगा। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम को अनुमान लगाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। मार्क के कहने का मतलब यह है कि वे आपको जब यह सही लगे तब अपॉर्चुनिटी के अलग अलग इंडिकेशन देने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। वे आपको फ्यूचर का स्टैटिस्टिकली पॉसिबल रिजल्ट देने के लिए कलेक्टिवली ह्यूमन बिहेवियर में पिछले रिलेशन को मैथमेटिकली डिफाइन, क्वालिफाई और कैटेगराइज करते हैं। ट्रेड की तुलना में रिस्क लेना और स्टैटिस्टिकली पॉसिबिलिटीज के आधार पर पूरी तरह से रैंडम रिजल्ट के साथ गैम्बलिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करना बहुत आसान है, सिर्फ इसलिए कि यह रैंडम है। मार्क के कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी गैम्बलिंग में अपना पैसा रिस्क में डालते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट रैंडम होगा, तो कोई लॉजिकल तरीका नहीं है जिससे आप भविष्यवाणी कर सके कि रिजल्ट क्या होगा। इसलिए यदि रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि ट्रेड के साथ फ्यूचर रैंडम नहीं होता है। प्राइस चेंज, अपॉर्चुनिटी और रिजल्ट्स ट्रेडर्स द्वारा फ्यूचर की उनकी बिलीव्स और एक्सपेक्टेशन पर कार्य करके बनाई जाते हैं। हर ट्रेडर अपनी बिलीव्स के अनुसार ट्रेड करके फ्यूचर के रिजल्ट्स में योगदान देता है, क्योंकि ट्रेडर वास्तव में फ्यूचर के बारे में अपनी बिलीव्स और कलेक्टिवली रूप से कार्य करके फ्यूचर का निर्माण करते हैं। उनके एक्शंस का रिजल्ट बिल्कुल रैंडम नहीं होता है जब तक उनके पास फ्यूचर के कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होंगे और यह फ्यूचर मार्केट्स को कैसे अफेक्ट करेगा, तब तक ट्रेडर अपने सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश क्यों करेंगे। यह ट्रेड में जिम्मेदारी का एक एलिमेंट जोड़ता है जो पूरी तरह से रैंडम इवेंट के साथ मौजूद नहीं होता है और जिससे बचना मुश्किल होता है। जिम्मेदारी के इस हाई लेवल का मतलब है कि आपका अधिक सेल्फ एस्टीम दांव पर है, जिससे पार्टिसिपेट करना अधिक कठिन हो जाता है। ट्रेडिंग आपको उन सभी चीजों के लिए खुद को हारने के सभी प्रकार के तरीके देती है जो आपके पास होनी चाहिए थी, विचार कर सकते थे, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक संतोषजनक रिजल्ट मिल सकते थे। इसके अलावा आप जीरो इन्फॉर्मेशन में ट्रेड नहीं करते हैं। आप फ्यूचर के बारे में अपनी एक्सपेक्टेशन इन्फॉर्मेशन के टेक्निकल सिस्टम को फोकस में रखकर नहीं बनाते हैं। नतीजन यह आपकी बुद्धि जो कहती है कि घटित होना चाहिए और आपके टेक्निकल सिस्टम्स द्वारा प्रदान किए गए ह्यूमन बिहेवियर की भविष्यवाणी करने के प्यूरली मैथमेटिकल साधनों के बीच एक कन्फ्लिक्ट एस्टैब्लिश करता है। यही कारण है कि टेक्निकल सिस्टम को रिलेट और एग्जीक्यूट करना इतना कठिन होता है। लोगों को पॉसिबिलिटीज के कॉन्टेस्ट में सोचना नहीं सिखाया जाता है और हम निश्चित रूप से एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का निर्माण नहीं करते हैं जो मैथमेटिकल फार्मूले के माध्यम से स्टैटिस्टिकल ऑब्स्टेकल में बड़े पैमाने पर ह्यूमन बिहेवियर की भविष्यवाणी को कोरिलेट करता है। अपने ट्रेडिंग सिस्टम को ठीक से एग्जीक्यूट करने में सक्षम होने के लिए आपको अपने मेंटल फ्रेमवर्क में दो कंसेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता होगी। पॉसिबिलिटीज के कॉन्टेस्ट में सोचना और बिहेवियर के साथ अपने सिस्टम की नंबर्स या मैकेनिक्स को कोरिलेट करना। दुर्भाग्य से इन चीजों को वास्तव में सीखने का एकमात्र तरीका अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट करके उनका एक्सपीरियंस करना है। समस्या यह है कि आम ट्रेडर शायद ही कभी लगातार 2 या 3 लॉस के बाद अपने सिस्टम के साथ बना रहेगा, और एक लाइन में 2 या 3 नुकसान उठाना अधिकांश ट्रेडिंग सिस्टम के लिए एक बहुत ही सामान्य घटना है। यह कुछ पैराडॉक्स पैदा करता है। यदि आप इस पर बिलीव नहीं करते हैं तो आप इसे कैसे करेंगे, और आप इस पर बिलीव करना तब तक नहीं सीखेंगे जब तक कि आप इसे लंबे समय तक नहीं करते हैं, ताकि यह आपके मेंटल फ्रेमवर्क का हिस्सा बन जाए। यहीं पर आप फ्लोलेस एग्जीक्यूशन को एक आदत बनाने के लिए मेंटल डिसिप्लिन का प्रयोग करते हैं। एक्सरसाइज। आपने जो अपनी एजुकेशन के लिए ट्रेडिंग कैपिटल अलग रखी है, उनमें से कुछ अच्छी तरह से डिफाइंड एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के साथ एक सरल ट्रेड सिस्टम खरीदने और ट्रेड करने के लिए लें। इस सिस्टम का बिल्कुल रूल्स के अनुसार ट्रेड करने की कमिटमेंट बनाएं। आपको यहाँ एक बहुत मजबूत कमिटमेंट बनाने की जरूरत है और अपने साथ कोई गेम नहीं खेलना है। इस एक्सरसाइज का पर्पस आपको रूल्स का पालन करने में आने वाली किसी भी रेजिस्टेंस से निपटना है। इस सिस्टम का महंगा होना आवश्यक नहीं है। आप टेक्निकल एनालिसिस पर आज अवेलेबल अनेक बुक्स में से किसी एक को ले सकते हैं।
मार्क को लगता है कि अपना खुद का कोई प्रोडक्ट तैयार करने के बजाय उसे खरीदना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के पर्पस पर फोकस्ड रहना थोड़ा आसान हो सकता है। आप जो भी सिस्टम तैयार करते हैं उससे आप स्वाभाविक रूप से पैसा कमाना चाहेंगे। ठीक से एग्जीक्यूट करना सीख लेने के बाद इसे बाद के लिए सेव कर लें। आपको एक ऐसा सिस्टम भी ढूंढना होगा जो नुकसान उठाने की आपकी यूनिक टॉलरेंस को सूट करता हो। प्रति ट्रेड आपके द्वारा रिस्क में डाली जाने वाली धनराशि वह राशि होनी चाहिए जिसके साथ आप कम से कम शुरुआत में पूरी तरह से कंफर्ट हो। यदि आप यह इस टॉलरेंस के लेवल में नहीं करते हैं तो आप कम से कम अनकंफर्ट होंगे। ऐसी स्थिति में आप जिस भी हद तक अनकंफर्ट हो, आप सीखने की प्रोसेस को बंद कर देते हैं। जब आप दर्द फील कर रहे हो तो इस बात पर फोकस्ड रहने की बजाय कि मार्केट आपको अपने बारे में क्या सिखा रही है, आप उन इन्फॉर्मेशन पर फोकस करेंगे जो आपके दर्द को कम करेंगी, जिसका रिजल्ट आमतौर पर एक पेनफुल लेसन होगा। आपका पर्पस नंबर 1 यह सीखकर फ्लोलेस एग्जीक्यूशन का स्किल सीखना कि आप अपने लिए निर्धारित रूल्स का पालन कर सकते हैं, और नंबर 2 पॉसिबल रिजल्ट्स के नेचर के बारे में अपने मेंटल सिस्टम में एक बिलीफ इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ताकि आप विश्वास करें कि आप अपने ट्रेड सिस्टम के साथ लंबे समय में पैसा कमा सकते हैं। यदि निश्चित रूप से आप इसे ठीक से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तब आपको फ्लोलेस एग्जीक्यूशन के अपोजिट आर्ग्यू करने वाली कई बिलीफ्स का सामना करना पड़ सकता है। इस रेजिस्टेंस से निपटने में आपकी मदद के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले यह समझें कि यह एक्सरसाइज आसान नहीं होने वाली है, इसलिए अपने आप पर कंफर्ट रहें। जितना अधिक आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, अगला प्रयास करना उतना ही आसान होगा। यदि आपका बच्चा बाइक चलाना सीख रहा है तो मार्क को यकीन है कि आप उसे गिरने के लिए नहीं डांटेंगे और दोबारा कोशिश न करने के लिए नहीं कहेंगे। आप उसे मोटिवेट करेंगे और अंततः वह सीख जाएगा। अपने आप को भी उसी प्रकार की समझ और विचार दें। दूसरा, आपके सिस्टम द्वारा जनरेटेड सभी इंडिकेशंस को लेना ही एकमात्र तरीका है जिससे आप प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको पॉसिबल रिजल्ट्स में बिलीफ इस्टेब्लिश करने और बिहेवियर के लिए मैथमेटिक्स या मैकेनिक्स से रिलेट करने के लिए आवश्यक है। आपको इसे अपने रेजिस्टेंस के बावजूद करना होगा, और सिस्टम को आपके मेंटल फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाने के लिए आपको इसे काफी समय तक करना होगा। जब ऐसा होगा तो आपकी आदत की ताकत आपके लिए काम करेगी और कन्फ्लिक्ट बंद हो जाएगा। बस अपना बेस्ट करें और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के तरीकों की तलाश करें। इस बात को लगातार ध्यान में रखें कि आप जो कर रहे हैं वह ट्रेडिंग डिसिप्लिन और फ्लोलेस एग्जीक्यूशन के स्किल को सीखने का एक एक्सरसाइज है, जो लंबे समय में पैसा बनाने की आपकी तत्काल इच्छा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का आकार हल्का रखें। आप इसे बाद में कभी भी बढ़ा सकते हैं जब आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया हो कि बिना किसी हिचकिचाहट के हमेशा वही करेंगे जो जरूरी है। इस एक्सरसाइज के साथ तब तक बने रहें जब तक कि यह आपका दूसरा नेचर या आपके नेचर का हिस्सा न बन जाए। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप और अधिक सीखेंगे और परिणाम स्वरूप एक ट्रेडर के रूप में पैसा कैसे कमाया जाए यह सीखेंगे। जैसे जैसे आप पैसा कमाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यह पॉजिटिव साइकिल आपके सक्सेस होने की एबिलिटी को उतनी ही आसानी से बढ़ा देगा जितनी आसानी से एक नेगेटिव साइकिल डिस्पायर हो जाएगा। स्टेप 5, पॉसिबिलिटीज में सोचना सीखना। जब आप अधिक फंडामेंटल स्किल में महारत हासिल कर लेते हैं, दूसरे शब्दों में एक बार जब आप ट्रेडिंग माहौल के साथ इफेक्टिव ढंग से इंटरेक्ट करने के लिए आवश्यक डिसिप्लिन हासिल कर लेते हैं, तो आप यह निर्धारित करने के लिए अपने रीजनिंग स्किल और इंट्यूटिव फोर्सेस का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं कि मार्केट के आगे क्या करने की पॉसिबिलिटी है। इसमें पॉसिबिलिटीज में सोचना सीखना शामिल होगा। इससे मार्क का तात्पर्य यह है कि यदि आप इंडिविजुअली रूप से मार्केट को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप उस ग्रुप की पहचान करने में सक्षम होना चाहेंगे जो मार्केट को शिफ्ट करने की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, और आप उस ग्रुप के साथ ट्रेड करना चाहेंगे। या आप मार्केट में व्यक्त की जा रही प्रचलित बिलीफ्स को निर्धारित करना चाहेंगे और उन बिलीफ्स का प्राइस मूवमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
उस आइडेंटिफाई प्रोसेस के लिए एक अलग ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव की आवश्यकता होगी, जहां आप देख और सुन रहे होते हैं कि मार्केट आपको क्या बता रहा है, बजाय इस बात पर फोकस करने के कि मार्केट आपके साथ इंडिविजुअली रूप से क्या कर रहा है। याद रखें, एक प्राइस पर ट्रेड करने के इच्छुक दो ट्रेडर एक मार्केट बनाते हैं। ह्यूमन एक्सप्रेशन के एक्सट्रीम एंड्स जो भी हो, मार्केट वही करने में सक्षम है। एग्जाम्पल के लिए, क्या आपने कभी कहा है मार्केट कॉन्ट्रैक्ट के लो लेवल को नहीं तोड़ सकता? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यदि आपने इसकी असंभवता के अपने बिलीफ के आधार पर उन चढ़ावों को खरीदा है, तो विचार करें कि केवल एक ट्रेडर की आवश्यकता है जो आपको गलत ठहराने के लिए कम दाम पर बेचने को तैयार है। फैक्ट यह है कि मार्केट ने ऐसा किया है जो इसे सही बनाता है। यदि आप बिक्री को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते, तो आप ऑल टाइम लो लेवल पर सेलर हो सकते थे, और जब अगला ट्रेडर उन लो लेवल्स को तोड़ता तो एक टिक विजेता बन सकता था। यदि किसी भी प्रकार के फ्लो थ्रू के पास प्राइस उस लो लेवल तक पहुंच जाती है, तो यह इंडिकेशन देगा कि बहुत सारे ट्रेडर हैं जो मानते हैं कि यह ऊपर नहीं जा रहा है। इन सेलर्स ने स्पष्ट रूप से ट्रेड के दूसरे साइड को लेने के लिए अवेलेबल बायर्स को पछाड़ने के लिए पर्याप्त फोर्स के साथ अपने बिलीफ्स पर काम किया। सेलर्स ने अपने एक्शंस को सही ठहराने के लिए चाहे जो भी क्राइटेरिया अपनाए हो, किसी अन्य के स्टैंडर्ड के अनुसार वे कितने भी रैशनल या इरेशनल क्यों न हो, इस फैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट में कम कारोबार हुआ। फैक्ट यह है कि आप मानते थे कि यह ऐसा नहीं कर सकता। इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप इसे उलटने के लिए पर्याप्त बड़ी संख्या में ट्रेड नहीं कर सकते, अन्यथा आप या तो इसके साथ हो सकते हैं या इसके विरुद्ध। आपको मार्केट फ्लो के साथ कैसे रहना है, यह सीखने में मदद करने के लिए मार्क एक सवालों की एक सीरीज प्रस्तुत करते हैं जो आपको नाउ मूवमेंट में ध्यान रखने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मार्केट के बारे में क्या सच है। नंबर 1, इस समय मार्केट मुझसे क्या कह रहा है। नंबर 2, एंट्री या आउट होने के लिए कौन पे कर रहा है। नंबर 3, कितनी स्ट्रेंथ है। नंबर 4, क्या मोमेंटम बन रहा है। नंबर 5, क्या इसे किसी चीज के रिलेटिव मापा जा सकता है। नंबर 6, यह इंडिकेशन देने के लिए क्या होना चाहिए कि मोमेंटम बदल रही है। नंबर 7, क्या टेंडेंसी कमजोर हो रही है या यह सामान्य रिट्रेसमेंट है। नंबर 8, वह क्या दिखाएगा यदि मार्केट ने काफी सिमेट्रिकल प्रकार का पैटर्न डिस्प्ले किया है और वह पैटर्न गड़बड़ा गया है, तो यह एक अच्छा इंडिकेशन है कि फोर्सेस का बैलेंस बदल गया है। नंबर 9, क्या ऐसे कोई स्थान है जहां एक साइड निश्चित रूप से दूसरे पर डोमिनेंस हासिल कर लेगा। यदि वह पॉइंट पहुंच जाता है, तो दूसरे साइड को आश्वस्त होने में अभी भी कुछ समय लग सकता है कि वे हारे हुए हैं। आप उन्हें उनके पोजीशन से हटाने के लिए कब तक समय देने को तैयार हैं। नंबर 10, यदि वे अपनी स्थिति में हड़बड़ाहट में नहीं हटते, तो यह आपको क्या बताएगा। नंबर 11, पास्ट के रिलेटिव प्रेजेंट पैटर्न बनाने के लिए ट्रेडर्स को क्या विश्वास करना पड़ा। याद रखें कि लोगों का बिलीफ आसानी से नहीं बदलता जब तक कि वे बेहद निराश न हो। उम्मीदें पूरी न होने पर लोग निराश हो जाते हैं। नंबर 12, प्रीडोमिनेंट फोर्स को क्या डिसअपॉइंट करेगा। नंबर 13, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी क्या है। नंबर 14, किसी ट्रेड में पता लगाने का रिस्क क्या है। नंबर 15, क्या ट्रेड को रिस्क के लायक बनाने के लिए मूवमेंट की पर्याप्त पॉसिबिलिटी है। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि ट्रेडर वास्तव में क्या करेंगे, लेकिन हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि यदि कुछ चीजें पहले घटित होती हैं, तो वे संभवतः क्या करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, यदि ट्रेडर प्राइस को पिछले लो लेवल से नीचे धकेलते हैं, तो क्या होने की पॉसिबिलिटी है। क्या यह नया लो लेवल इतना महत्वपूर्ण है कि लॉन्ग पोजीशन रखने वाले ट्रेडर्स को बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। क्या इससे नए शॉर्ट्स मार्केट में एंट्री करेंगे या मौजूदा शॉर्ट्स अपनी स्थिति बदलने के लिए अट्रैक्ट होंगे। नए शॉर्ट्स मार्केट की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं और पुराने शॉर्ट्स उनकी स्थिति में इजाफा करेंगे। यह प्राइस गिरावट तब रुकेगी जब पर्याप्त ट्रेडर यह मान लेंगे कि प्राइस किसी चीज के रिलेटिव सस्ती है। वह कॉन्टेक्स्ट पॉइंट संभवतः कोई अन्य पिछला पुराना हाई या लो होगा।
यदि आप उस मामले के लिए किसी विशेष हाई या लो या किसी अन्य सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट के महत्व को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या यह पता लगाने का रिस्क उठाने लायक है कि आपको मार्केट को कितनी जगह देनी होगी, इससे पहले कि यह स्पष्ट हो जाए कि मार्केट का फ्लो उस ट्रेड की डायरेक्शन में नहीं है। स्वयं को डिफाइन करें। अपने आप से यह प्रश्न पूछें, इस ट्रेड के वैलिडेट होने या वैलिडेट बने रहने के लिए मार्केट को किस पॉइंट तक ट्रेड नहीं करना चाहिए। यदि यह उस पॉइंट के भीतर ट्रेड करता है तो ट्रेड में अभी भी काम करने की एबिलिटी है। उस पॉइंट के बाद यह अब उस डायरेक्शन में मान्य नहीं है जिसे मैंने शुरू किया था। ध्यान रखें कि मार्केट को डिफाइन करने के लिए आपके द्वारा निर्धारित प्राइस रेंज की मात्रा उस आकार के नुकसान के रुपए प्राइस को स्वीकार करने के लिए आपके इमोशनल टॉलरेंस के अनुरूप होनी चाहिए। अन्यथा इस बात की परवाह किए बिना कि इसमें कितनी एबिलिटी है, ट्रेड न करें जब तक कि आप पॉसिबल नुकसान के लिए अपनी एबिलिटी के अनुरूप उपरोक्त मापदंडों को रियल रूप से नहीं बदल सकते। मार्केट को स्वयं को डिफाइन करने दें और फिर किसी अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करने के लिए आप जो भी क्राइटेरिया उपयोग करते हैं उसे इम्प्लीमेंट करें। अपने सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट को पहचानें और पॉइंट के दोनों ओर अपना ऑर्डर दें। फिर मार्केट द्वारा वह सब करने की प्रतीक्षा करें जो वह करने जा रही है। मौजूदा मार्केट कंडीशन के आधार पर आपको जो कुछ भी घटित होने की हाई पॉसिबिलिटी लगती है उससे पहले ही मार्केट में अपना ऑर्डर देने का प्रयास करें। किसी प्रत्याशित कदम से पहले अपना ऑर्डर देने से आप सीखेंगे कि मार्केट को आपके लिए कैसे काम करने दिया जाए। अपने ऑर्डर पहले से देने से आपको एक राय बनाने से रोकने में भी मदद मिलेगी और आप खुद को इस पल के अधीन नहीं रखेंगे। ध्यान रखें कि चूंकि मार्केट निरंतर मूवमेंट में है, यह आपको रिवार्ड की मौजूदा पॉसिबिलिटीज के रिलेशन में मौजूदा रिस्क का कभी न खत्म होने वाला असेसमेंट करने की स्थिति में रखता है। इसे इफेक्टिव ढंग से करने के लिए आपको मार्केट का ऐसे निरीक्षण करना सीखना होगा जैसे कि आप किसी भी स्थिति में नहीं हो। यह पर्सपेक्टिव आपको झिझकने, आशा करने और यह चाहने की बजाय कि मार्केट आपको सही कर देगा, स्थिति के लिए जो भी उचित हो वह एक्ट करने के लिए स्वतंत्र करेगा। मार्केट आपको सही नहीं बनाता, आप खुद को सही बनाते हैं। एग्जीक्यूट करने में आपकी इनेबिलिटी या किसी ट्रेड में एंट्री करने या बाहर निकलने या अपनी कंडीशंस को उलटने की अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आप किस हद तक झिझकते हैं, यह इस बात का एक एक्सीलेंट माप होगा कि आप मेंटल रूप से कितने बंद हैं। झिझक या मूवमेंट न होने की इन घटनाओं पर ध्यान देने से आपको एग्जीक्यूशन के लिए अपने मेंटल रिसोर्सेज की सटीक स्थिति का इंडिकेशन मिलेगा। क्रिएशन के लिए कॉन्टेक्स्ट पॉइंट के रूप में उपयोग करने के लिए आपको इस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। जब आप किसी कंडीशन में एंट्री करने वाले हों तो कल्पना करके अपने आप से पूछें कि अगले 5 मिनट या कल आपके ट्रेड को वैलिडेट करने के लिए कैसा दिखना होगा। यह पुष्टि करने के लिए कि टेंडेंसी अभी भी बरकरार है। इसके विपरीत इंडिकेशन देने के लिए अगले 5 मिनट या कल कैसा दिखना होगा। फिर मार्केट में पहुंचने से पहले एप्रोप्रिएट प्राइस पर अपना ऑर्डर दें। ये सभी प्रश्न आपको याद दिलाते रहेंगे कि कुछ भी हो सकता है और आप उन पॉसिबिलिटीज के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर रहे होंगे। इसके अलावा यदि कुछ भी हो सकता है तो निश्चित रूप से आपको यह विचार करना होगा कि हमेशा कुछ ऐसा होगा जिस पर आपने विचार नहीं किया है। आपको इसके बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है या आपको इसके बारे में कोई पूर्व ज्ञान नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि कितने ट्रेडर पहली बार मार्केट की डायरेक्शन को उल्टने के लिए पर्याप्त ताकत के साथ मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। ध्यान रखें कि प्राइस सबसे बड़ी ताकत की डायरेक्शन में बढ़ती है, या इसके विपरीत रूप में कहें तो प्राइस प्रचलित ताकत के प्रति मिनिमम रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में बढ़ेंगी। सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट आपको दो फोर्सेज के बीच बैलेंस या अनबैलेंस की डिग्री, किस पॉइंट पर इसके बदलाव की पॉसिबिलिटी है और किसके साइड में होने की हाई पॉसिबिलिटी का असेसमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट्स की पहचान करना सीखकर आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि प्रत्येक ग्रुप फ्यूचर प्राइस के बारे में पहले से ही जो विश्वास करता है उसके आधार पर क्या करेगा। यदि आप कलेक्टिवली यह निर्धारित कर सकते हैं कि उन बिलीफ्स को क्या मान्य या क्या अमान्य करेगा,
तो आपको पता चल जाएगा कि हर ग्रुप कैसा बिहेव करेगा। मार्क आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यह पर्सपेक्टिव आपको अलग रहने और यह समझने में मदद करने के लिए है कि प्राइस चेंज ट्रेडर्स का एक कार्य है जो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली फ्यूचर के वैल्यू में अपनी बिलीफ्स को व्यक्त करने वाली ताकत के रूप में कार्य करता है। सबसे मजबूत बिलीफ वाली सबसे बड़ी संख्या हमेशा सही होगी। पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका फ्लो के साथ चलना है। फ्लो की पहचान करने के लिए आपको भीड़ से अलग खड़े होने और रिलेटिव प्राइस के बारे में जो कुछ भी आप मानते हैं उसे कैंसिल करने की आवश्यकता है, ताकि आप यह निर्धारित कर सकें कि कौन, क्या और कितनी ताकत से इसे करने की पॉसिबिलिटी है, बाकी सभी की रिएक्शन कैसी होने की पॉसिबिलिटी है, और यदि ऐसा नहीं होता है या ऐसा नहीं हुआ तो ट्रेडर क्या करेंगे। अपने आप से ये प्रश्न पूछकर आप ऑटोमेटिक रूप से अपना ध्यान मार्केट पर फोकस कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या है। मार्केट के बिहेवियर पर आपके द्वारा लगाई गई कोई भी बाउंड्री आपको कुछ घटित होने की पॉसिबिलिटी के बजाय असंभवता पर फोकस्ड रहने के लिए प्रेरित करेगी। आपको यह बिलीव कि मार्केट को आपकी मेंटल स्ट्रक्चर द्वारा निर्धारित कुछ निश्चित तरीकों से बिहेव करना होगा, आपको अपना फोकस इस बात पर केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा कि मार्केट आपके साथ क्या कर रहा है, और यदि वह जो कर रहा है वह दर्द पैदा कर रहा है तो आपके लिए इससे बचने की पॉसिबिलिटी मौजूद है, या इन्फॉर्मेशन को डिस्टोर्टेड करना जिसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर पेनफुल मजबूर अवेयरनेस उत्पन्न होती है। स्टेप 6, ऑब्जेक्टिव होना सीखना। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए आपको उन बिलीफ्स से काम लेने की जरूरत है जो कुछ भी होने की अनुमति देते हैं, उन बिलीफ्स के अपोजिट जो मार्केट को केवल लिमिटेड रूप में खुद को अभिव्यक्त करने की अनुमति देते हैं। यदि आप इस बिलीफ के साथ काम करते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो जो कुछ भी होगा वह आपके लिए किसी भी तरह से खतरा नहीं होगा, जिससे आप मार्केट की इंफॉर्मेशन की कुछ कैटेगरीज से बचेंगे या उन्हें डिस्टोर्टेड करेंगे। मार्केट के बिहेवियर पर आपके द्वारा लगाई गई कोई भी लिमिट्स किसी भी स्थिति में उचित रूप से कार्य करने में आपके बिलीफ और कॉन्फिडेंस की कमी की भरपाई करने वाला फैक्टर होगी। यह उस भय, तनाव और चिंता से प्रमाणित होगा जो आप तब तक फील करेंगे जब मार्केट अपनी मेंटल लिमिट्स से परे खुद को अभिव्यक्त करता है और आप कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपको फ्यूचर के बारे में कुछ बिलीफ या एक्सपेक्टेशन रखनी होगी, अन्यथा आप कभी भी पहले स्थान पर ट्रेड नहीं कर सकेंगे। ऑब्जेक्टिव होने के लिए आपको खुद को डिमांड सपोर्टेड एक्सपेक्टेशन से मुक्त करना होगा, और जिसे मार्क पॉसिबिलिटीज का अनकमिटेड असेसमेंट कहते हैं, उसे करना होगा। मार्केट्स के विपरीत अपने रोजमर्रा के सामाजिक लाइफ में हम अपने डिजायर रिजल्ट्स के बारे में आश्वस्त करने के लिए एनवायरनमेंट पर कंट्रोल रख सकते हैं और करते भी हैं। एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम जिन रूल्स का पालन करना सीखते हैं वे फ्यूचर के बारे में हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। एक बार जब हम इन रूल्स को सीख लेते हैं, खासकर यदि हमने उन्हें कष्टदायक तरीके से सीखा है, तो हम एनवायरनमेंट में कुछ निश्चित रिजल्ट्स की डिमांड कर सकते हैं। इसलिए फ्यूचर के प्रति हमारी उम्मीदें वास्तव में यह डिमांड है कि एनवायरनमेंट हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप हो। वास्तव में इसके बारे में सोचे बिना हम अपनी एक्सपेक्टेशन को छोड़ने के हमारे नेचुरल रेजिस्टेंस के कारण ट्रेडिंग माहौल में इसी प्रकार की डिमांड्स को अपने साथ ले जाएंगे। यानी मार्केट में मौजूद पॉसिबिलिटी के बारे में किसी लिमिटेड बिलीफ के प्रति कमिटेड रहना वस्तुतः डिमांड के समान है। यदि आपको इसके बारे में कोई संदेह है तो विचार करें कि यदि हम यह डिमांड नहीं कर रहे थे कि मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप हो, तो हमारे पास कभी भी गुस्सा होने का कोई कारण नहीं होगा। जब ऐसा नहीं होता है, क्या आपको कभी मार्केट पर गुस्सा आया है? क्रोध एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र है। जब हम क्रोध फील करते हैं तो यह एक इंडिकेशन है कि एनवायरनमेंट किसी तरह से हम पर हमला कर रहा है, मेंटल और आउटर एनवायरनमेंट के बीच अनबैलेंस पैदा कर रहा है। आउटर एनवायरनमेंट या तो हमें अपने बारे में या अपने बारे में कुछ ऐसा दिखा रहा है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हम इस हमले से बचने के लिए अपने गुस्से से अपनी रक्षा करते हैं। हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हमारा गुस्सा वह पाने के लिए एक इफेक्टिव टूल हो सकता है जो हम चाहते हैं, या एनवायरनमेंट हमें अपने बारे में जो दिखा रहा है
उसे दूर करने के लिए जिसे हम कर सकते हैं। इसके लिए यह एक इफेक्टिव टूल हो सकता है। हालांकि यदि हम मार्केट के साथ उसके बिहेवियर की डिमांड सपोर्टेड या कमिटेड एक्सपेक्टेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हम खुद को उस इंफॉर्मेशन से दूर कर लेंगे जिसकी हमें किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की एबिलिटी का सटीक असेसमेंट करने के लिए आवश्यकता है। यदि हमारे पास मार्केट्स को इस तरह से कंट्रोल करने की फोर्स नहीं है कि हम उनसे वही करें जो हम उनसे करने की एक्सपेक्टेशन करते हैं, और साथ ही हम अपनी एक्सपेक्टेशन को छोड़ने और चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर यदि इंफॉर्मेशन को डिस्टोर्टेड करने, बदलने या हमारी अवेयरनेस से बाहर करने की हमारी एबिलिटी नहीं होती, तो यह अन्यथा एक दुविधा पैदा करती। पर्सपेक्टिव डिस्टोर्टेड एक कंपनसेटिंग फैक्टर है जो कम से कम अस्थायी रूप से हम जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं और मार्केट जो पेशकश कर रहा है उसके बीच अनबैलेंस को ठीक करेगा। जब दोनों के बीच अंतर होता है तब फ्यूचर के बारे में हमारी कमिटेड उम्मीदें मार्केट की इंफॉर्मेशन के बारे में हमारी परसेप्शन पर एक ताकत के रूप में काम करेंगी, ताकि वह हमारे मेंटल सिस्टम में इसके फ्लो को कंट्रोल कर सके, ताकि किसी भी ऐसी चीज के साथ टकराव से बचा जा सके जो उस चीज के अनुरूप नहीं है जिसे हम पहले से ही संभव मानते हैं, जो निश्चित रूप से मार्केट के नजरिए से हमेशा संभव से कम होगा। यदि हम जो अवेलेबल है उससे बहुत कम समझ रहे हैं, तो हम मार्केट के पर्सपेक्टिव से जो संभव है उसके संपर्क से बाहर हैं और खुद को एक पेनफुल फोर्स्ड अवेयरनेस के लिए तैयार कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव होने के लिए आपको पॉसिबिलिटीज का अनकमिटेड असेसमेंट करना होगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि आपकी किसी विशेष रिजल्ट के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है। आप बस यह निरीक्षण करें कि प्रत्येक क्षण में क्या हो रहा है। यह एक इंडिकेशन के रूप में कि संभवतः आगे क्या होगा। यहाँ ऑब्जेक्टिविटी का एहसास होता है ताकि आप पहचान सकें कि आपने इसे कब हासिल किया है। आपको कुछ भी करने का कोई दबाव फील नहीं होगा। आपको डर की कोई सेंस नहीं है। आपको एक्सपेक्टेशन की कोई सेंस नहीं है। कोई सही या गलत नहीं है। आप पहचानें कि मार्केट मुझसे यही कह रहा है, मैं यही हूँ, मैं यही करता हूँ। आप मार्केट को ऐसे पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं जैसे कि आप किसी स्थिति में नहीं थे, तब भी जब आप इस कंडीशन में हो। आपका फोकस पैसे पर नहीं बल्कि मार्केट के स्ट्रक्चर पर है। ऑब्जेक्टिव बने रहने के लिए जितनी संभव हो उतनी पॉसिबिलिटी का अनुमान लगाएं और इनमें से प्रत्येक पॉसिबिलिटी कितनी पॉसिबल है, फिर पहले से ही तय कर लें कि आप हर कंडीशन में क्या करने जा रहे हैं। यदि आपका कोई भी लैंडस्केप आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, तो बाहर निकल जाएं। स्वयं को सही होने की आवश्यकता से मुक्त करें। आपके असेसमेंट जितने अधिक कमिटेड होंगे, डिस्टॉर्शन की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम होगी और पेनफुल फोर्स्ड अवेयरनेस का एक्सपीरियंस होगा। स्टेप 7, स्वयं को मॉनिटर करना सीखना। जैसा कि चैप्टर 14 में सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के एक्सरसाइज में बताया गया है कि आपको इस बात पर ध्यान देना शुरू करना होगा कि आप क्या सोच रहे हैं और आप किस मार्केट इंफॉर्मेशन पर फोकस कर रहे हैं। ट्रेडिंग रूल्स। जब आप किसी ट्रेड में हो तो अपने आप से लगातार पूछें कि क्या कुछ होना है। जाहिर है आप चाहते हैं कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में चले। हालांकि मार्क चाहते हैं कि आप इस बात पर नजर रखें कि आप कैसा फील करते हैं। जो होना है उसके प्रति आपकी कमिटमेंट का लेवल क्या है। याद रखें कि क्या हो रहा है और जो कुछ होना ही है के बीच पर्सपेक्टिव में एक बड़ा अंतर है। यदि आप पाते हैं कि आपकी कमिटमेंट का लेवल बढ़ रहा है, तो अपने आप से कहते रहें कि कुछ भी घटित होना ठीक है, क्योंकि आप जो कुछ भी घटित होता है उसके प्रति उचित रिएक्शन देने की अपनी एबिलिटी में आश्वस्त हैं। अपने आप से पूछें कि क्या नहीं हो सकता, मार्केट क्या नहीं कर सकता। जब आप खुद को अपनी कंडीशन का सपोर्ट करने के लिए मार्केट के बिहेवियर को तर्कसंगत बनाते हुए पाते हैं, तो आप इल्यूजन के दायरे में काम कर रहे हैं और खुद को एक पेनफुल फोर्स्ड अवेयरनेस के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रखें कि मार्केट कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि अगर आप इसकी इजाजत दें तो आपका मुनाफा भी छीन सकती है। जब आप खुद को विनिंग ट्रेड में पाते हैं तो हमेशा मार्केट से कुछ न कुछ ले लें। अपने आप से पूछने लायक सवाल यह है कि क्या आप आज खुद को पैसा देने के लिए तैयार हैं? यदि आपका उत्तर जोरदार हाँ में नहीं आता है,
तो ट्रेड करने से पहले इसका कारण पता करें। यदि आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते या इसे एक तरफ नहीं रख सकते, तो जब तक आप ऐसा नहीं कर लेते, तब तक ट्रेड न करना ही आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप किसी भी तरह से ट्रेड करने के लिए दृढ़ हैं, तो कम से कम उन कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या में पर्याप्त कमी करें जिनमें आप सामान्य रूप से ट्रेड करते हैं। जब आप खुद को मार्केट की स्ट्रक्चर के बजाय किसी ट्रेड के मॉनेटरी वैल्यू पर फोकस करते हुए पाते हैं, तो मान लें कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्टोर्टेड कर रहे हैं या उससे बच रहे हैं, और जब तक आप अधिक ऑब्जेक्टिव नहीं हो जाते, तब तक ट्रेड न करें या जो आपके पास है उसे न लें। तो अभी हमने चैप्टर 16 में जाना कि हमें ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है।